नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे हमले की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और कई अहम शहरों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है। इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक पूरा मामला समझाया जाएगा। वेनेजुएला कौन सा देश है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हमला कैसे हुआ, ट्रंप का दावा क्या है, दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है और आगे दुनिया के लिए इसका मतलब क्या। सबसे पहले समझते हैं कि वेनेजुएला आखिर इतना चर्चा में क्यों रहता है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी आबादी भारत जैसी नहीं, लेकिन संसाधन दुनिया के बड़े देशों से भी ज्यादा हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडार माने जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तेल रिजर्व सऊदी अरब से भी ज्यादा बताए जाते हैं, यानी तेल की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी। यहां कई दशकों से समाजवादी सोच वाली सरकारें रही हैं, पहले हुगो शावेज और अब निकोलस मादुरो, जिन्होंने तेल और कई बड़ी कंपनियों को राष्ट्रीयकृत करके सबके लिए फ्री या सस्ता मॉडल चलाने की कोशिश की। शुरुआत में तेल के पैसे से सब कुछ चल गया, लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमतें गिरीं, भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ और देश आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में फंसता चला गया। अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव आज का नहीं है। पिछले 20 से 25 साल से दोनों के बीच छिपी और खुली ठन रही है। जब वेनेजुएला ने अमेरिकी और अन्य विदेशी तेल कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उन्हें राष्ट्रीयकृत किया, तो अरबों डॉलर का नुकसान सीधा सीधा इन कंपनियों और अमेरिकी हितों को हुआ। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल पर प्रतिबंध, बैंकिंग चैनल्स पर रोक, सरकार के कई अधिकारियों पर पर्सनल सैंक्शन, ताकि मादुरो सरकार कमजोर हो और अंदर से गिर जाए। अमेरिका बार बार वेनेजुएला की सरकार को तानाशाही, ड्रग्स कार्टेल से जुड़ा और लोकतंत्र को कुचलने वाला कहता रहा, जबकि वेनेजुएला की सरकार इसे इंपीरियलिस्ट षड्यंत्र और तेल लूटने की साजिश बताती रही। अब आते हैं ताज़ा घटनाओं पर। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के चारों तरफ समुद्री घेरा टाइट किया, यानी कैरेबियन सागर में अपने युद्धपोत और नौसैनिक बल तैनात किए, जिससे वहां से बाहर अंदर आने वाले जहाजों पर नियंत्रण मिल सके। इसके बाद वेनेजुएला के ऊपर का एयर स्पेस लगभग अपने कंट्रोल में लेते हुए अमेरिका ने एयर डोमिनेंस बनाने की कोशिश की, ताकि वेनेजुएला की एयरफोर्स ज्यादा प्रभावी जवाब न दे पाए। फुल फ्लेज्ड एयर स्ट्राइक में कराकस और अन्य शहरों के सैन्य ठिकानों, एयरबेस, रडार स्टेशन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वेपन डिपो और कुछ अहम पोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ये वही टाइप की स्ट्राइक बताई जा रही है जैसी कभी इराक के खिलाफ शॉक एंड ऑ में देखी गई थी। उद्देश्य साफ दिखता है, वेनेजुएला की रिटेलिएशन पावर, यानी जवाबी हमला करने की क्षमता को शुरुआत में ही इतना कमजोर कर देना कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को ज्यादा चैलेंज न कर सके। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि लार्ज स्केल स्ट्राइक्स के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अगर किसी देश के बैठे ठाले राष्ट्रपति को इस तरह पकड़कर बाहर ले जाया जाता है, तो ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम की कहानी बदल देता है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की तरफ से मादुरो की लोकेशन और स्टेटस पर स्पष्ट, डिटेल्ड आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया, जिससे लोगों के मन में और सवाल उठने लगे। क्या वे कहीं छुपाए गए हैं? क्या वे खुद छिपे हुए हैं? या ट्रंप सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस और एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फाइनल सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन यह बात तय है कि इस दावे ने माहौल को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को ड्रग्स नेटवर्क, नार्को टेरर और सुरक्षा के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले कई देशों में वार ऑन टेरर या लोकतंत्र बचाने के नाम पर किया गया। लेकिन ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस कहानी को पूरा सच नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर ड्रग्स ही असली वजह होती तो दुनिया में और भी देश हैं जहां ड्रग्स की समस्या ज्यादा है, लेकिन वहां पर ऐसे बड़े स्तर के हमले नहीं किए गए। यहां असली खेल तेल, भू राजनीति और दुनिया के संसाधनों पर पकड़ का है। वेनेजुएला जैसे देश जो अमेरिका की लाइन नहीं मानते, लेकिन जिनके पास भारी तेल और माइनरल रिसोर्स हैं, वे लंबे समय से टारगेट बने हुए हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अमेरिका जैसे देशों के लिए इन संसाधनों तक पहुंच या उन पर नियंत्रण रखना हमेशा से प्राथमिकता रही है। इराक और लीबिया की तरह वेनेजुएला ने भी समय समय पर अपने तेल को अमेरिकी डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में बेचने की कोशिश की है, जिसे अमेरिका अपने आर्थिक प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखता है। वेनेजुएला की एंटी यूएस और समाजवादी नीतियां लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देती रही हैं। इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी, हर केस में लोकतंत्र और मानवाधिकार की भाषा बोली गई,
लेकिन बैकग्राउंड में तेल, गैस और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की कहानी चलती रही। इतना बड़ा हमला और एक सिटिंग प्रेसिडेंट के पकड़े जाने का दावा, ऐसे में सबसे पहला सवाल उठता है, यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है? अगर कोई देश बिना यूएन की क्लियर अनुमति के ये सब कर रहा है, तो यूएन की अथॉरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। रूस और चीन जैसे देश, जो खुद अमेरिका के विरोधी कैंप में माने जाते हैं और अक्सर वेनेजुएला के साथ खड़े दिखते हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट केस बन गया है। क्या वे केवल प्रेस स्टेटमेंट और निंदा तक सीमित रहेंगे या वाकई वेनेजुएला के समर्थन में कोई कठोर कदम उठाएंगे? अगर ये देश सिर्फ बयानबाजी तक रहते हैं, तो दुनिया के बाकी छोटे देश ये मैसेज लेंगे कि जब अमेरिका से टकराव हो तो कोई तुम्हारे लिए मैदान में नहीं आएगा, जिससे उनकी सुरक्षा चिंताएं और बढ़ जाएंगी। इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि दुनिया के बाकी देश, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये महसूस करें कि अगर उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो वे भी किसी दिन वेनेजुएला की तरह टारगेट बन सकते हैं। जब बड़े देश देखेंगे कि बिना न्यूक्लियर डिटरेंस वाले देशों पर इस तरह हमला किया जा सकता है, उनके नेताओं को हटाया या उठा लिया जा सकता है, तो वे खुद को सुरक्षित करने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में पहले से जो न्यूक्लियर हथियारों की होड़ चल रही है, वो और तेज हो जाएगी और किसी भी गलती या गलतफहमी से बड़ा युद्ध छिड़ने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा मार हमेशा आम जनता पर ही पड़ती है। एयर स्ट्राइक का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश, बिजली, पानी, अस्पताल, सड़कें, सब पर असर। वेनेजुएला पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से जूझ रहा था। अब युद्ध की स्थिति से वहां की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को भारी झटका लगने वाला है। लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकती है और पड़ोसी देशों पर भी दबाव आएगा कि वे इन लोगों को शेल्टर दें, जिससे पूरा रीजन अस्थिर हो सकता है। ये केस हमें एक बड़ी सीख देता है। दुनिया में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या डेमोक्रेसी होने से सुरक्षा नहीं मिलती। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, डिफेंस कैपेसिटी और मजबूत इंटरनेशनल रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। जब बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए नियम बदलती हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थान कमजोर दिखने लगते हैं और ये पूरी विश्व व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। सवाल ये भी है कि क्या दुनिया ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जहां माइट इज राइट, यानी जिसके पास ताकत है वही सही माना जाएगा, या अब भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की कोई इज्जत बची है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोशिश की गई कि वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले, ट्रंप के मादुरो को पकड़ने के दावे और इसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझाया जाए। अगर आपको ये एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि दुनिया की ऐसी ही अहम घटनाओं का डीप डाइव आपको समय समय पर मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।